जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही है। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में केमिस्ट्री में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम फिजिक्स में कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। उसके बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को और आगे पढ़ेंगे और फिजिक्स का पाठ चुंबकत्व तथा द्रव्य को पढ़ते हुए आज का एपिसोड हम समाप्त करेंगे। तो कॉपी और कलम लेके हो जाइए तैयार बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज हम सब ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स पढ़ने वाले हैं। यह थर्मोडायनामिक्स का भाग 3 है। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे विस्तीर्ण एवं गहन गुण, ऊष्माधारिता और कैलोरीमेट्री। साथ साथ हम एंथैल्पी परिवर्तन भी पढ़ेंगे। विस्तीर्ण एवं गहन गुण। सबसे पहले हम विस्तीर्ण गुण के बारे में पढ़ेंगे। विस्तीर्ण गुण हमारा वह गुण है जिसका मान निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ऊष्माधारिता आदि विस्तीर्ण गुण है। अगला गहन गुण। वे गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा आकार पर निर्भर नहीं करते, गहन गुण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ताप, घनत्व, दाब आदि गहन गुण है। आइए पढ़ते हैं ऊष्माधारिता को। इस उपखंड में हम देखते हैं कि निकाय का स्थानांतरित ऊष्मा कैसे मापी जाती है। यदि निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाए तो यह ताप में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। ताप में वृद्धि स्थानांतरित ऊष्मा के लिए समानुपाती होती है। Q is equal to गुणांक into डेल्टा T। गुणांक का मान निकाय के आकार, संगठन एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम इस प्रकार लिख सकते हैं Q is equal to C डेल्टा T। गुणांक C को ऊष्माधारिता कहते हैं। एक आदर्श गैस के लिए Cp एवं Cv में संबंध। ऊष्माधारिता को स्थिर आयतन पर Cv में एवं स्थिर दाब पर Cp में अंकित करते हैं। अब हम दोनों में संबंध ज्ञात करते हैं। Q के लिए स्थिर आयतन पर समीकरण लिख सकते हैं Qv is equal to Cv डेल्टा T और Cp डेल्टा T। एक मोल आदर्श गैस के लिए डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा RT is equal to डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। आप PV को RT भी लिख सकते हैं। PV is equal to nRT फॉर्मूले के हिसाब से। वही चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। इसका मतलब डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस R डेल्टा T भी हो सकता है। डेल्टा H एवं डेल्टा U के मान रखने पर Cp डेल्टा T is equal to Cv डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। Cp is equal to Cv प्लस R, जिसको हम Cp माइनस Cv is equal to R कहते हैं। यह है एक आदर्श गैस के लिए Cp एवं Cv में संबंध। आइए पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री को, जिसको हम कैलोरीमीटर भी कहते हैं। रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रमों में संबंधित ऊर्जा परिवर्तन को जिस प्रायोगिक तकनीक द्वारा ज्ञात करते हैं उसे कैलोरीमेट्री कहते हैं। कैलोरीमेट्री में प्रक्रम
होने पर ताप परिवर्तन के लिए आधार पर प्रक्रम में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। आइए पढ़ते हैं डेल्टा यू का मान रखने पर क्या होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का मापन बम कैलोरीमीटर यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर में किया जाता है। यहाँ एक स्टील का पात्र जल में डुबाया जाता है। स्टील बम में ऑक्सीजन प्रवाहित कर ज्वलनशील प्रतिदर्श को जलाया जाता है। अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा जल में स्थानांतरित हो जाती है। उसके बाद ताप ज्ञात कर लिया जाता है। चूंकि हम कैलोरीमीटर पूर्णतः बंद है, अतः इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता और कोई कार्य नहीं किया जाता। यहाँ तक कि गैसों में संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं में भी कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है। समीकरण की सहायता से कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता ज्ञात होने पर ताप परिवर्तन को क्यूबी में परिवर्तित कर लिया जाता है। आइए पढ़ते हैं डेल्टा H का मान रखने पर क्या होता है। स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन में दर्शाए गए कैलोरीमीटर द्वारा मापा जा सकता है। हम जानते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू QP स्थिर दाब पर, अतः स्थिर दाब पर उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा QP अभिक्रिया ऊष्मा अथवा अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा निर्मुक्त होती है तथा निकाय परिवेश में ऊष्मा का प्रवाह होता है, इसलिए QP ऋणात्मक होगा तथा डेल्टा H भी ऋणात्मक होगा। इसी तरह ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होगी, अतः QP और डेल्टा H दोनों धनात्मक होंगे। आइए पढ़ते हैं एंथैल्पी परिवर्तन को। इसमें हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा H अभिक्रिया एंथैल्पी। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में हम दर्शाते हैं अभिकारक उत्पाद बनाते हैं। अभिक्रिया के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H चिन्ह से दर्शाया जाता है। डेल्टा H इज इक्वल टू उत्पादों की एंथैल्पियों का योग माइनस अभिकारकों की एंथैल्पियों का योग। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं समेशन AIH प्रोडक्ट माइनस समेशन AIH रिएक्टेंट। आइए यहाँ हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। यहाँ सिग्मा चिन्ह का उपयोग संकलन के लिए किया जाता है एवं A1 तथा BI संतुलित समीकरण में क्रमशः अभिकारकों एवं उत्पादों के स्टोकियोमेट्री गुणांक है। उदाहरण के लिए CH4 प्लस O2 में एक CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा H इज इक्वल टू समेशन AIH प्रोडक्ट माइनस समेशन BIH रिएक्टेंट। यहाँ पर फिर हम प्रोडक्ट में जितने मापन दे रखे हैं जैसे CO2 और H2O वो लिखेंगे स्टोइकियोमेट्री के साथ, माइनस जितने रिएक्टेंट में आपको परमाणु दे रखे हैं उनकी स्टोइकियोमेट्री के साथ हम इन चीजों को लिखेंगे। अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी किसी रासायनिक अभिक्रिया की एंथैल्पी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, अतः यह आवश्यक है कि हम कुछ मानक परिस्थितियों को निर्दिष्ट करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी एवं एंथैल्पी परिवर्तन है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में हो। किसी पदार्थ की मानक अवस्था किसी निर्दिष्ट ताप पर उसका वह शुद्ध रूप है जो 298 केल्विन एक बार दाब पर पाया जाता है। प्रवस्था रूपांतरण में एंथैल्पी परिवर्तन। प्रवस्था परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन भी होता है। उदाहरण के लिए बर्फ को पिघलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। प्रति मोल ठोस पदार्थ के गलन में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को पदार्थ की गलन एंथैल्पी या मोलर गलन एंथैल्पी यानी डेल्टा फ्यूजन H- कहा जाता है। किसी द्रव्य के एक मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब एक बार पर वाष्पीकृत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की उसकी वाष्पन एंथैल्पी या मोलर वाष्पन एंथैल्पी डेल्टा वेपराइजेशन H- कहा जाता है। किसी ठोस के लिए एक मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब एक बार पर ऊर्ध्वपातन में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहते हैं। आइए पढ़ते
पढ़ते हैं मानक विचलन एंथैल्पी यानी डेल्टा FH नेगेटिव। किसी यौगिक के एक मोल को उसकी ही तत्व जो अपने सबसे स्थायी रूपों के लिए गए हैं, ऐसे रूपों को संदर्भ अवस्था भी कहते हैं, में से विचलित करने पर होने वाले मानक एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक मोलन विचलन एंथैल्पी डेल्टा FH नेगेटिव कहा जाता है। नीचे कुछ अभिक्रियाएं उनकी मानक विचलन मोलर एंथैल्पी के साथ दी गई है। H2 plus half O2 makes H2O। इसमें डेल्टा फ्यूजन H नेगेटिव है -285.8 किलो जूल पर मोल। दूसरा C को हम कार्बन भी बोलते हैं और हम इसको ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं। इसका रिएक्शन दो हाइड्रोजन के परमाणु से होकर CH4 बनाता है। इसका फ्यूजन एंथैल्पी होगा -74.81 किलो जूल पर मोल। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। आखिर इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है क्या? इसको निकालने के लिए हम डेल्टा H नेगेटिव इज इक्वल टू समेशन AI डेल्टा F H माइनस प्रोडक्ट माइनस समेशन BI डेल्टा F H माइनस रिएक्टेंट करेंगे। डेल्टा RH माइनस इज इक्वल टू डेल्टा FH माइनस इज इक्वल टू CaO यानी सॉलिड प्लस डेल्टा FH माइनस कार्बन डाइऑक्साइड माइनस डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू है -635.1 किलो जूल पर मोल, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है -393.5 किलो जूल पर मोल और कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू है -1206.9 किलो जूल पर मोल। यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके 1 है तो हम यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आपका आएगा 178.3 किलो जूल पर मोल। ऊष्मा रासायनिक समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें उसके डेल्टा RH का मान भी दिया गया होगा ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम एक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भी निर्दिष्ट करते हैं। समीकरण निश्चित ताप एवं दाब पर द्रव एथेनॉल का दहन दर्शाता है। एंथैल्पी परिवर्तन का ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा रासायनिक समीकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित परिपाटियों को याद रखना आवश्यक है। पहला, संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों को निर्देशित करते हैं। डेल्टा RH का गणितीय मान समीकरण द्वारा पदार्थ के मोलों की संख्या के संदर्भ में होता है। मानक एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा RH नेगेटिव की इकाई किलो जूल पर मोल होती है। आइए एग्जांपल से स्पष्ट करते हैं। Fe2O3 plus 3H2 makes 2Fe plus 3H2O। यहाँ डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन H2O का -285.83 किलो जूल पर मोल है। Fe2O3 का फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन -824.2 किलो जूल पर मोल है। आयरन का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 0 है और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हाइड्रोजन का भी 0 है। परिपाटी के अनुसार हम यहाँ पे सब वैल्यूज रखेंगे। आपको Fe2O3 की वैल्यू -285.83 किलो जूल दी है और आपका 824.2 किलो जूल पर मोल आयरन का दिया है। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना बहुत जरूरी है। अब आप आंसर निकाल लीजिए। आपका आंसर आएगा -33.3 किलो जूल पर मोल। आइए पढ़ते हैं हेसेस लॉ, हेस के नियम। उन्होंने कहा था अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर मानक एंथैल्पियों का योग होती है जिनमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 मेक्स CO। यहाँ पे डेल्टा RH क्या होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसका डेल्टा RH 393.5 किलो जूल पर मोल है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 मेक्स CO2 का डेल्टा RH -283.0 किलो जूल
पर मोल है। हम उपयुक्त समीकरणों को इस प्रकार संयुक्त करते हैं कि इच्छित अभिक्रिया प्राप्त हो जाए। दाईं ओर एक मोल CO प्राप्त करने के लिए समीकरण, दूसरा को हम उल्टा करते हैं, इसमें ऊर्जा निर्मित होने की बजाय अवशोषित होती है। अतः हम डेल्टा RH नेगेटिव के मान का चिन्ह बदल देते हैं। CO2 में एक CO प्लस हाफ O2, इसका डेल्टा RH है प्लस 283 किलोजूल पर मोल। समीकरण एवं 1 एवं 3 को जोड़कर हम इच्छित समीकरण प्राप्त करते हैं। अब हमारा C प्लस हाफ O2 में एक CO, इसका डेल्टा RH माइनस 393.5 प्लस 283.0 इज इक्वल टू माइनस 110.5 किलोजूल पर मोल आएगा। व्यापक रूप में यदि अभिक्रिया A से B के लिए एक मार्ग की कुल एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा RH हो एवं दूसरे मार्ग से डेल्टा RH1, डेल्टा RH2, डेल्टा RH3 समान उत्पाद B के बनने में विभिन्न एंथैल्पी परिवर्तनों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए डेल्टा RH इज इक्वल टू डेल्टा RH1 प्लस डेल्टा RH2 प्लस डेल्टा RH3 होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा विस्तीर्ण एवं गहन गुण को, ऊष्माधारिता को और कैलोरीमीति को। में हमने पढ़ा एंथैल्पी परिवर्तन। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की एंथैल्पी, स्वतः प्रवर्तितता यानी स्पॉन्टेनिटी और गिब्स एनर्जी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को जारी रखेंगे और इसका भाग 4 को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग के बारे में जानेंगे और उसके बाद दृढ़ पिंडों का संतुलन को पढ़ेंगे। आइए आज के प्रथम विषय से शुरू करते हैं, एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने सीखा है कि किसी दृढ़ पिंड की गति व्यापक रूप में घूर्णन एवं स्थानांतरण का संयोजन होती है। दोस्तों, अब यदि पिंड किसी बिंदु या किसी रेखा के अनुदिश स्थिर है तो इसमें केवल घूर्णी गति होती है, जैसा कि हम जानते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि घूर्णी गति में बल के तुल्य कौन सी राशि है। दोस्तों, आइए इस प्रश्न का उत्तर को जानते हैं। इसके लिए हमें एक उदाहरण से समझना होगा। किसी द्वार को खोलने या बंद करने का उदाहरण। दोस्तों, द्वार एक दृढ़ पिंड है जो कब्जों से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के परित घूम सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर द्वार को कौन घुमाता है। दोस्तों, जब तक दरवाजे पर बल नहीं लगाया जाएगा यह नहीं घूम सकता। आइए दोस्तों, बल आघूर्ण के परिभाषा को समझते हैं। बल आघूर्ण बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परित घुमाने की प्रवृत्ति कहलाती है। बल आघूर्ण के लिए प्रतीक ग्रीक अक्षर टाउ होता है। दोस्तों, बल आघूर्ण का सूत्र होगा टाउ बराबर RF sin थीटा, जहां R सदिश R का परिमाण यानी OP की लंबाई है। चित्र से समझिए। और F बल F का परिमाण है तथा थीटा F एवं R के बीच का कोण है। दोस्तों, चित्र को देखिए। बल आघूर्ण के परिमाण को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। टाउ बराबर R sin थीटा गुने F बराबर R लंबवत F, या
टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा बराबर आर एफ लंबवत। दोस्तों, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है mL2T-2। आप इसे याद रखें। दोस्तों, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। दोस्तों, जहां आर लंबवत बराबर आर साइन थीटा बल की क्रिया रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है और एफ लंबवत बराबर एफ साइन थीटा आर के लंबवत दिशा में एफ का अवयव है। दोस्तों, अब याद रखें कि यदि r बराबर 0 होगा और f बराबर 0 या थीटा बराबर 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री, तब टाउ का मान होगा 0। दोस्तों, क्योंकि r गुणित f एक सदिश गुणनफल है, अतः यदि बल की दिशा उलट दी जाएगी तो बल आघूर्ण की दिशा भी उल्टी हो जाएगी, जैसा कि हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल में भी पढ़े थे। परंतु यदि r और f दोनों की दिशा उलट दी जाए तो बल आघूर्ण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए दोस्तों, एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न है, एक बोल्ट पर बल आघूर्ण कितना होगा जिसमें एक रिंच से 30 न्यूटन के बल के साथ 30 सेंटीमीटर का लीवर आर्म है। दोस्तों, इसको हल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला यानी कि सूत्र F गुने L होता है। यहाँ F का मान 30 न्यूटन है और L का मान 30 सेंटीमीटर है। अब हम 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, जो कि हो जाएगा 0.30 मीटर। अब हम F और L का मान रखते हैं तो हम क्या ज्ञात करते हैं? हमें मिलेगा 9 न्यूटन मीटर, जो कि इसका उत्तर होगा। अतः समान बल के लिए एक बड़ी रिंच के साथ आप अधिक बल आघूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। आइए किसी कण का कोणीय संवेग को समझते हैं। दोस्तों, एक बाइक का संतुलन होना क्यों जरूरी है, या हम जब साइकिल चलाते हैं तो एक साइकिल का संतुलन क्यों जरूरी है, क्या आपने कभी ये सोचा है? दोस्तों, इसे जानने के लिए आइए हम कोणीय संवेग को समझते हैं। दोस्तों, कोणीय संवेग रेखीय संवेग का घूर्णी समतुल्य है। कोणीय संवेग भी एक सदिश गुणन है, अर्थात इसको हम रेखीय संवेग का आघूर्ण कह सकते हैं। आइए दोस्तों, किसी कण का कोणीय संवेग को समझते हैं। चित्र को देखिए। दोस्तों, कोणीय संवेग एक सदिश मात्रा है जिसे L द्वारा निरूपित किया जाता है और कोणीय संवेग की SI इकाई मात्रा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है और विमीय सूत्र mL²/T होता है। दोस्तों, चित्र को देखिए। माना कि m द्रव्यमान और p रेखीय संवेग का एक कण लेते हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष जिसका स्थिति सदिश R हो, तब मूल बिंदु O के सापेक्ष इस कण का कोणीय संवेग L निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होगा। L बराबर R गुणित P। दोस्तों, कोणीय संवेग सदिश की परिमाण है, जहां L बराबर RP sin थीटा इनका सूत्र होता है, जहां P सदिश P का परिमाण है तथा थीटा R एवं P के बीच का छोटा सा एक कोण है। इस समीकरण को हम ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, R लंबवत P। अब दोस्तों, यदि रैखिक गति शून्य है यानी कि P बराबर 0, तब कोणीय गति भी शून्य होगी, जो कि L बराबर 0 हो जाएगा। अब हम
एकल कण यानी कि कोई एक कण के संदर्भ में यह संबंध प्राप्त करने के लिए हमें समीकरण L बराबर R गुणित P को समय के आधार पर अवकलित करना पड़ेगा। तो हम क्या समीकरण पाएंगे दोस्तों? dl बटे dt बराबर d बटे dt गुणित R गुणे P। दोस्तों अब दाईं ओर के व्यंजक पर गुणन के अवकलन का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होगा समीकरण d बटे dt R गुणित P बराबर dr बटे dt गुना P जोड़ R गुने dP बटे dt। अब कण का वेग v बराबर dr बटे dt एवं P बराबर mv है, तो समीकरण dr बटे dt गुना P बराबर v गुने mv शून्य हो जाएगा, क्योंकि दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। ये आप याद रखें। चूंकि dp बटे dt बराबर f होता है, अतः d बटे dt ब्रैकेट में r गुने p बराबर टाउ हो जाएगा, या dl बटे dt बराबर टाउ हो जाएगा। अतः किसी कण के कोणीय संवेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर इस पर प्रभावी बल आघूर्ण के बराबर होती है। अब दोस्तों कणों के निकाय के कुल कोणीय संवेग को हम निम्नवत लिख सकते हैं, जैसे कि L बराबर L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 Ln तक, जो कि हो जाएगा सिग्मा Li, I का मान 1 से n तक होगा, जहां आयवे कण का कोणीय संवेग होगा Li बराबर Ri गुणित Pi। दोस्तों अब हम कणों के निकाय के कुल कोणीय संवेग को कुछ इस समीकरण से लिखेंगे। L बराबर सिग्मा Li बराबर सिग्मा Ri गुने Pi। यह समीकरण एकाकी कण के संवेग की परिभाषा को कणों के निकाय के लिए किया गया व्यापकीकरण है। अब दोस्तों समीकरण को हल करने पर हम पाएंगे dl बटे dt बराबर d बटे dt सिग्मा Li बराबर सिग्मा dli बटे dt बराबर सिग्मा टाउ i। दोस्तों अब हम कुल बल आघूर्ण में बाह्य एवं आंतरिक बलों के योगदान को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि टाउ बराबर सिग्मा टाउ i बराबर सिग्मा Ri गुने Fi, अर्थात टाउ बराबर टाउ एक्सटर्नल जोड़ टाउ इंटरनल। यहाँ एक्सटर्नल बाह्य बल है एवं इंटरनल आंतरिक बल को निरूपित करता है, या टाउ एक्सटर्नल बराबर सिग्मा Ri गुने Ft एक्सटर्नल और टाउ इंटरनल बराबर सिग्मा Ri गुणित Fi इंटरनल। दोस्तों अब यदि टाउ एक्सटर्नल शून्य हो जाएगा, तब dl बटे dt का भी मान शून्य हो जाएगा, या L यहाँ अचरांक होगा। अतः कणों के किसी निकाय पर आरोपित कुल बाह्य बल आघूर्ण यदि शून्य हो, तो उस निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित होता है, अर्थात अचर रहता है। दोस्तों किसी दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन की अवस्था में तब कहा जाएगा जब इसके रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों का ही मान समय के साथ न बदलता हो, अर्थात अगर पिंड पर लगने वाला कुल बल यानी कि बलों का सदिश योग शून्य हो, तब हमें समीकरण मिलेगा F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 Fn तक बराबर सिग्मा Fi, जहां I का मान 1 से n तक होगा, जो हल करने पर हमें शून्य मिलेगा। और कुल बल आघूर्ण यानी दृढ़ पिंड पर लगने वाले बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य होगा, तब हम कुछ ऐसे लिखेंगे टाउ 1 प्लस
टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ एन तक बराबर सिग्मा टाउ आई। आई का मान 1 से n तक होगा, जो कि हमें हल करने पर मिलेगा। अब यदि दृढ़ पिंड पर आरोपित कुल बल आघूर्ण शून्य हो तो इसका कुल कोणीय संवेग समय के साथ नहीं बदलेगा। आइए दोस्तों बल युग्म यानी कि ऐंठन को समझते हैं। दोस्तों दो बराबर परिमाण के विपरीत दिशाओं में लगे बलों का जोड़ा जिनकी क्रिया रेखाएं एक न हो बल युग्म अथवा ऐंठन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि एक डब्बे के ढक्कन को खोलने के लिए हम दोनों हाथों से विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं, इसे ही ऐंठन कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सर्वप्रथम हम बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग को समझा और उसके बाद दृढ़ पिंडों का संतुलन को भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जड़त्व आघूर्ण को समझेंगे और उसके बाद लंबवत एवं समानांतर अक्षों के प्रमेय को समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।